हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ IQ डॉट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे HPAS एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द सम ऑफ द फॉलोइंग टू सीरीज। तो आपके पास दो सीरीज दे रखी थी, ठीक है, आपने उसका सम निकालना, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को इसका आंसर याद होगा, सीधा आप टिक कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सीरीज है, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लूँ, ठीक है, और x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इसको मान लूँ कि ये x का फंक्शन है। क्या हम इसको x माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन थ्री, ठीक है, यहाँ पे स्केयर, यहाँ पे क्यूब, माइनस एक्स फोर अपॉन फोर माइनस प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकता हूँ। क्योंकि जब मैं 1 पुट करूँगा तो सेम मेरे पास यही सीरीज आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसका सम निकालना है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, दैट इज एफ ऑफ डैश एक्स, ठीक है। तो जैसे एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 4 ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको फिर से रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे 1 बच गया, x बच गया, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसे सो ऑन टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो प्लस प्लस वाली टर्म को हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसी तरह से 1 प्लस एक्स फोर प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी तक, ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। क्लियर। अब इस तरह से माइनस वाली टर्म को मैं बाहर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा x, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं x को कॉमन लिख लूँ, तो मेरे पास ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, जो टर्म यहाँ पे है वही यहाँ पे है। अब ध्यान से देखिए, क्या इन फर्स्ट और सेकंड में जो रेशो आ रही है, क्या वही रेशो सेकंड और थर्ड में आ रही है? जैसे अगर एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स फोर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो मतलब कि ये मेरे पास क्या बन रही है, जीपी बन रही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस तरह की सीरीज दे रखी हो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास कॉमन रेशो आ रही है एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कॉमन रेशो आर थी, तो 1 माइनस 1 अपॉन आर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नीचे बेस सेम है, ठीक है, तो सीधा एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस एक्स। अब क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्लियरली लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या चीज़ बच गई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर। अब मेरे पास एफ ऑफ डैश एक्स कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो एफ ऑफ एक्स चाहिए एट 1, ठीक है, एट 1, एक्स इजकल टू 1 पे चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर मेरे को एफ एक्स चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूँ एफ डैश की, तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और आपको पता है 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होती है log एक्स, तो इसी तरह से 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log ऑफ 1 प्लस एक्स। क्लियर। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जब हम जीरो पुट करेंगे तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। क्लियर। तो मेरे पास सिर्फ log ऑफ 1 प्लस एक्स बच जाएगा। अब हमने फंक्शन कहाँ पे निकालना है, 1 पे निकालना है, ठीक है, एफ ऑफ 1। तो मतलब कि एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 1। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 1 2, ठीक है।
तो फर्स्ट सीरीज का log ऑफ 2 आ गया है, तो यहाँ पे भी log ऑफ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब चेक कर लेते हैं दूसरी सीरीज, इसका सम क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे पास सेकंड सीरीज में क्या है, 2.3 प्लस 1/3.4 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। क्या इस इक्वेशन को मैं चेंज करके 3 माइनस 2/2.3 लिख सकता हूँ? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। ठीक है, अब इसको अलग अलग से डिवाइड कर देते हैं। 3/2.3 माइनस 2/2.3 प्लस 4/3.4 माइनस 3/3.4। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4, 3 से 3। तो क्या बच गया मेरे पास, ये मेरे पास बच गया 1/2। ठीक है, माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी तक। सॉरी, इन्फिनिटी तक कैसे जाएगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो ऐसे रहेगी, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म कैंसिल आउट, इस तरह से ये अगली को कैंसिल आउट कर देगा, सब कैंसिल आउट हो जाएंगी और एंड में मेरे पास बचेगा 1/इन्फिनिटी। क्लियर, क्या बचेगा, 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी मेरे पास होता है 0, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, 1/2। तो 1/2 किस में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन में, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रमेश, अब्दुल और एंटनी स्टार्टेड ए बिजनेस विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 72,000 रुपीज़। अब रमेश जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 6,000 मोर देन अब्दुल, और अब्दुल इन्वेस्ट कर रहा है 3,000 लेस देन एंटनी। तो अब्दुल को मान लेते हैं हम कि वो एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रमेश कितना इन्वेस्ट कर रहा है, एक्स प्लस 6,000, और जो एंटनी है वो इन्वेस्ट कर रहा है एक्स प्लस 3,000, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर। अब बोला है कि इन तीनों का अमाउंट कितना हो रहा है, अगर इन तीनों को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 72,000 के इक्वल। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 3x प्लस 9,000। ठीक है, 9,000 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 63,000। 3 से 2 बार में 1 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21,000। ठीक है, मतलब कि अब्दुल कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 21,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है। तो रमेश कितना करेगा, 21,000 प्लस 6,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 27,000। और इसी तरह से एंटनी 24,000 इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि वो टोटल प्रॉफिट बना रहे हैं 8,640। ठीक है, तो इन तीनों की अगर रेशो निकालें तो 21 रेशो 27 रेशो 24 आ रही है। ये कट गया 3 से, 3 7 21, 3 9 27, 3 8 14। अब बोला है कि रमेश का शेयर निकालना है। ठीक है, तो रमेश का शेयर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आ रहा है, 9 प्लस 7 16 प्लस 8 24, मतलब कि 24 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8,640 रुपीज़। क्लियर। अब हमने निकालना कितना है, हमने 9 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 24 से डिवाइड कर दो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 2 से फिर कट गया, 2 3 6, 2 छिके 12, 360। तो 36 गुना 9, 9 छिके 54, 9 तेईस 27, 27 5 32, तो 3,240। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, शालिनी has to secure 36% marks to pass. She gets 150 marks and fails by 30 marks. The maximum marks are, ठीक है, तो सिंपल है, उसे 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसको कितने मिले, 150, और वो फेल हो गई 130 से। अगर 150 में हम 30 जोड़ दें, अगर 180 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाती, क्या हो जाती, पास। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है 36%
चाहिए पास के लिए, तो 36% की वैल्यू होगी 180। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 180 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 36 पच्चे 125, तो 5 × 100 500। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इज दिस एंड लॉस अकर आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल दिस। तो सिंपल है कि अगर आपके पास प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि 1666 रुपये बेचने पर उसको सीपी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है, अगर वही वस्तु को अगर वो 1252 रुपये में बेचता है तो उसको लॉस हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल। तो मतलब कि 1666 इज माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1252। ये क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जितना प्रॉफिट हो रहा है इतने में बेचने पर, और उतना ही लॉस हो रहा है इतने में बेचने पर। ठीक है, तो सिंपल एक्स एक्स वाले एक तरफ कर देते हैं और ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 8 11 6 3 9 और 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। 2 से ये कट जाएगा, 2 1 और 2 4 द 8, 1 2 5 द 10 और 2 9 द 18। तो x की वैल्यू होगी 1459। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एट वट रेट परसेंट पर एनम विल इज सम ऑफ मनी डबल इन 6 ईयर। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मान लो आपने 100 रुपया बैंक में जमा कराया और डबल हो गया 200 रुपया, तो मतलब कितना ब्याज लगा, 100 रुपया आपके ऊपर ब्याज लग गया। ठीक है, मतलब एस आई आपके पास कितना आ गया, 100 रुपया। ठीक है, एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बच्चे बच्चे को पता है, पी हमने 100 माना था, आर हमने निकालना है, टाइम हमारे पास 6 है। ठीक है, और 100, 100 से 100 कट गया। ठीक है, तो एस आई कितना, आर कितना आ जाएगा 100/6, तो ये कट जाएगा, तो 50/3। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है डायगोनल्स निकालने का, दैट इज n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब n हमारे पास होती है नंबर ऑफ साइड्स, तो n आ गया 12, 12 माइनस 3/2, 2×6=12, कितना आ गया 6 × 12 - 3 9 0, मतलब कि 54 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है रोहित इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स राइट। ठीक है, तो सबसे पहले आप नॉर्थ साइड, ये आपकी ईस्ट साइड हो गई, ये आपकी हो गई वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब बोला है कि रोहित का फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ। ठीक है, अब वो अपने दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा और चलेगा 20 मीटर। तो मतलब कि वो जैसे दाएं मुड़ा, यहाँ से स्टार्टिंग है, अब उसका फेस साउथ की तरफ था, राइट वेस्ट की तरफ कितना चला वो 20 मीटर। फिर वो चलता रहा और फिर से वो टर्न कर गया राइट, फिर से टर्न कर गया राइट और चला 10 मीटर। फिर उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ गया और चला 10 मीटर। ओके, उसके बाद फिर वो राइट टर्न कर गया और चला 20 मीटर। ठीक है, राइट, ठीक है। उसके बाद देन ही टर्न राइट एंड अगेन वॉक 60 मीटर। अब वो राइट मुड़ गया और चला कितना 60 मीटर। तो ये मेरे पास यहाँ से ये 30 ये हो गए और 30 आगे। ठीक है, 20 + 10 30। ठीक है, 60 मीटर चला। अब निकालना है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। तो यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ, इस तरफ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में है वो, तो नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला है यदि एक काम को 3 पुरुष 4 लड़के 7 दिन में पूरा करते हैं और 2 पुरुष 3 लड़के 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। हमें दिया है कि 3 आदमी और 4
लड़के मिलके किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो उनके एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/7। एक दिन का काम 1/7। क्लियर? इसी तरह से 2 आदमी और 3 बॉयज़ मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम 1/10। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं इसको एलिमिनेट करूं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का, ताकि हमारा m जो है एलिमिनेट हो जाए। तो ये आ जाएगा 6 of m प्लस 2 for the 8b इज इक्वल टू 2.7। 6 of m और 3 9 और 3.10। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? जैसे इसको माइनस किया तो 9 माइनस बी, मेरे पास आ गया बी, और 3.10 माइनस 2.7, तो ये आ गया 70। ऊपर बन गया 21 और 20, तो बी आ गया मेरे पास 1/70। मतलब कि अगर बॉयज़ अकेला एक लड़का काम करेगा तो वो 70 दिन में काम को ख़त्म करेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, तो अब हम इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 4 से कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं, ताकि b को एलिमिनेट किया जा सके। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 9 of m प्लस 3 for the 12 3.7 और 4 to the 8 4 3 the 12 4.10। एलिमिनेट कर दो इसको, सॉरी ये एलिमिनेट हो गया। m इज इक्वल टू 3.7 माइनस 4.10, तो ये आ गया 70। 30 माइनस 28 इज इक्वल टू 2/70 और 1/35। मतलब कि एक आदमी 35 दिन में काम को ख़त्म करेगा। तो मतलब कि जो आदमी है उसकी काम करने की क्षमता दुगनी है एज़ कम्पेयर टू वॉइस। ठीक है, तब इन दोनों में से अब किसी को पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 आदमी जो है कितना काम करेंगे? 6 लड़कों के बराबर। तो इसको मैं 6 लड़के मान लेता हूँ और 8 लड़के हमारे पास दे रखे हैं। कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 8 से 14, 14 लड़के। ठीक है, अब एक लड़का 70 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो 14 लड़के कितने दिन में करेंगे? 14/70, 5। तो 5 दिन में काम ख़त्म करेंगे 14 लड़के। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जैसे एक स्कूल है उसमें 391 लड़के हैं, 323 लड़कियां हैं। उनको इस तरह से डिवाइड करना है कि the largest possible equal class so that each class of boys is same as the class of girls, then the number of classes is। तो जैसे कि इसको सिंपल अगर मैं स्केयर हमने निकालना है, जैसे 323 का अगर मैं स्केयर निकालूं, क्योंकि तो ये छोटी रकम है, पहले इसका फाइंड करते हैं। तो 1 1, ठीक है, माइनस, तो ये आ जाएगा 2 2 3 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? जैसे 8 से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 8 8 था 64, 8 2 16, 16 प्लस 6 24, तो 224। तो मतलब कि एक नंबर बड़ा आ गया, तो मतलब कि यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 7। ठीक है, तो मतलब कि 70 से अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो इक्वल नहीं हमारी डिवाइड होंगे लड़के। ठीक है, तो मतलब कि 17 की ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 17। क्लियर? अगला है, a watch ticks 90 times in 95 seconds and another watch ticks 315 times in 323 seconds। मतलब कि एक घड़ी 95 सेकंड में कितनी बार टिक कर रही है? 90 बार टिक कर रही है। ठीक है, टिक कर रही है। अब एक टिक के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? 95/90। ठीक है, 95/90 सेकंड लगेंगे एक टिक के लिए। इस तरह से दे रखा है कि 323 सेकंड में दूसरी घड़ी
315 बार टिक कर रही है, तो इसका एक टिक कितना आ जाएगा? इसको एक टिक के लिए 323 बटे 315 सेकंड लगेंगे। ठीक है। अब बोला कि दोनों घड़ियों को चला दिया जाता है इकट्ठे, तो कितने बार वो इकट्ठे टिक करेंगी? तो इसके लिए हम इनको इन दोनों का निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है। अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हम निकालते हैं, ऊपर वाली टर्म्स का हम कर देते हैं एलसीएम। 95 एंड 323 का हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है। और नीचे वाली टर्म 90 एंड 315 का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। क्लियर? तो जैसे 95 और 323 है, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो ये 19 से पहले घटेगा। 19 पंजे 95, 19 दूना 38 था, 19 एकम 19, कितने बचे? 3 13 बच गए, और 19 सत्ते 133, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 19 गुणा 5 और गुणा 17। अब इसका एचसीएफ कितना आएगा? ये आ जाएगा 45 गुणा 2। अगर ये 45 ते कटिया 45 45 ना कट जाना है, 45 ते टेबल चाहता है, तो इधर एचसीएफ आ गया 45। ठीक है। अब हमारे पास इसको कटेंगे तो 5 9 ज़ा 45, 19 गुना 17 कितने हो जाएंगे? 323 बटे 9। ता 9 से 9 ते टेबल च 32 दे पहला 9 30 27 ते बच गए 5, 9 छः 54, 9 पंजे 45, नहीं हाँ 45, ता 3 और 8 पॉइंट लग गया 0, 9 अट्ठे 72, मतलब कि 35.8 सेकंड बाद दोनों ने दोबारा टिक करनी। ठीक है। जैसे ये मेरे पास घड़ी आ गई, पहली 12 बजे चला दिया इसको, दूसरी घड़ी को भी 12 बजे चला दिया। पहली टिक इकट्ठी की उन्होंने 12 पे। ठीक है, एक टिक ये हो गई। अब उसके बाद 1 घंटे में कितनी टिक करेंगी? जैसे अगली टिक वो करेंगी 35.8 सेकंड के बाद, दूसरी टिक करेंगी 35.8 सेकंड के बाद। इसी तरह से 1 घंटे में कितनी टिक करेंगी? तो 3600 डिवाइड बाय 35.8, तो लगभग ये आ जाएगा 100। ठीक है। तो 1 घंटे में 100 बार वो टिक करेंगी, तो 100 + 1 101, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, इफ द polynomial and then this are divided by x minus 4 then remain same remainder comes। ठीक है। तो मतलब कि सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो हमें वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी है। ठीक है। तो जैसे सिंपली इसको x इजकल टू 4 पुट करें मैं। ठीक है, x की जगह, तो मेरे पास वैल्यू सेम आएगी जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। तो जैसा कि p 4 का क्यूब हो जाएगा 64 ऑफ p 3, 4 4 द 16 इंटू 48 हो गया, -3 इजकल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा? 64 इंटू 2 28 -4 5 20 प्लस p। तो ये मेरे पास 148 में से ये रह गया 108, ये रह गया 45, और 64 पी प्लस पी एक तरफ कर देते हैं, पी इस तरह जाके 63 पी आ जाएगा। 108 माइनस 45, ये आ जाएगा 63, 63 कट गया तो पी कितना आ गया? 1। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या दे रखा है? 1/9 ऑफ 10 डिग्री माइनस √3 सीकेंड है, तो इसको चेंज करके मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस ऑफ 10 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री कोस ऑफ 10 डिग्री। क्लियर? ऊपर आ गया फिर कोस ऑफ 10 डिग्री -√3 साइन ऑफ 10 डिग्री। तो नीचे ये मेरे पास साइन इंटू कोस 10 सेम सेम है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा का फार्मूला बन रहा है नीचे। ठीक है।
और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू कोस ऑफ 10 डिग्री माइनस अंडर ऑफ 3.2 इंटू साइन ऑफ, सॉरी ये साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन ये बन गया साइन 2 थीटा, दैट इज साइन ऑफ 20 बन गया नीचे। क्लियर। अब इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, अंदर आ गया 1/2 कोस ऑफ 10 डिग्री माइनस रूट 3/2 साइन ऑफ 10 डिग्री। क्लियर। साइन ऑफ 20 डिग्री। अब 1/2 मेरे पास क्या है, किसका फॉर्मूला होता है, और रूट 3/2 किसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये मेरे पास होता है साइन ऑफ 30 का। ठीक है, और ये मेरे पास किसका होता है, ये मेरे पास होता है कोस ऑफ 30 का। या फिर इसका और क्या बनेगा, इसका बनेगा कोस ऑफ 60, और इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ, ये कोस आ गया, ये साइन ऑफ कितना बनेगा, साइन ऑफ 60। ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी भी वैल्यू को पुट करेंगे तो इस आपके पास क्या बन रहा है, अगर आप साइन लेंगे तो जैसे कि जैसे आपके पास साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी अगर हम 30 लें, और कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी बन रहा है। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, तब आपके पास डिफरेंट फार्मूला बन जाएगा। तो जैसे साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी, कोस ऑफ ए, ये मेरे पास किसका फार्मूला होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, तो ए मेरे पास कितना ले रखा है मैंने, 30, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 30 माइनस बी कितना है 10, साइन ऑफ 10, नीचे साइन ऑफ 20। ठीक है, और 4 ऐसे ही साथ में चल रहा है, तो 4 ये आ गया साइन ऑफ 20 अपॉन साइन ऑफ 20। क्लियर। कट गया तो 4 बच गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, A helicopter is flying above a horizontal plane. The angle of depression of two consecutive milestones at plane is in opposite direction are x and y. तो हाइट हमने निकालनी है, तो मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, इसके ऊपर कोई हेलीकॉप्टर आपको फ्लाई कर रहा है। ठीक है, अब उसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने हैं, ये आपके पास पत्थर आ गया ये। ठीक है, मान लीजिए एक पत्थर है ये आपके पास, और एक दूर रखा है इससे पत्थर। ठीक है, और दे रखा है कि ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव माइलस्टोन है। मतलब कि जैसे कंसेक्यूटिव क्या होता है, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये क्या है, कंसेक्यूटिव, मतलब कि एक का डिफरेंस है दोनों में, तो मतलब कि इन दोनों के बीच दूरी आ जाएगी 1 यूनिट। क्लियर। ठीक है, ये हमें दे रखी है क्वेश्चन में। और क्या दे रखा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहे हैं एक्स और वाई, तो मतलब पहला एक्स दूसरा वाई, तो पहला एक्स दूसरा वाई। अब इसको मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं 90 डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगी हाइट हेलीकॉप्टर की। ये आपका आ गया हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब हमने हाइट इसकी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, tan ऑफ वाई, ये मैं मान लेता हूँ p। ठीक है, तो tan होता है p अपॉन b, दैट इज h अपॉन p। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, यहाँ से p मेरे पास कितना आ जाएगा, h अपॉन tan ऑफ वाई। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं x वाली, तो मेरे पास tan ऑफ x कितना आ जाएगा, फिर ऊपर में हाइट, नीचे में 1 प्लस बी। ठीक है, अब हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट मेरे पास आ जाएगी 1 प्लस पी इंटू टेन ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस पी टेन ऑफ एक्स। पी की जगह ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा टेन ऑफ
एक्स प्लस एच अपॉन टेन ऑफ एक्स टेन ऑफ वाई। ठीक है, अब एच वाली टर्म्स हम एक तरफ कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच माइनस एच ऑफ टेन एक्स माइनस टेन ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। अब यहाँ से एच अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, वन माइनस टेन ऑफ एक्स अपॉन टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स। क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये टेन ऊपर नीचे वाई, ऊपर बन गया टेन ऑफ वाई माइनस टेन ऑफ एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टेन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन ऑफ वाई अपॉन टेन ऑफ वाई माइनस टेन ऑफ एक्स। तो ये आंसर आ गया हाइट। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इससे, तो इससे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब कि सारे ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्स। तो सबसे पहले आपके पास दे रखी है कोई राइट एंगल ट्राइंगल एरिया, इसका एरिया दे रखा है एक्स। ठीक है, और क्या दे रखा है, इफ इट्स वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज वाई, इसको मान लेते हैं वाई, देन द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द राइट वेक्टर टू हाइपोटेन्यूज। तो मतलब कि ये वाली आपके पास जो हाइट है इसको एल मान लेते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो और हमें क्या दे रखा है, बस इतनी दी देखिए। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, इसको बेस मान लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट हमारे पास दे रखी है वाई और एरिया दे रखा है एक्स, तो बेस कितना आ जाएगा यहाँ से, टू ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर, बेस आ गया। अब हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। बी की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा टू टू ज़ा फोर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या है, ये वाई है। ठीक है, एच नीचे चला गया तो वाई बन जाएगा, ये वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा फोर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई ऑफ फोर अपॉन वाई स्क्वायर। तो एच मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर ऑफ फोर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी वाई फोर अपॉन अंडर से ये कट गया तो वाई बच गया। क्लियर। अब हमने एल निकालना है, क्या निकालना है, एल। अब इस ट्राइंगल का एरिया तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाहे बेस हम ये लें, ठीक है, चाहे बेस हम ये लें। अगर इसको मैं बेस मान लेता हूँ तो उसकी हाइट ये आ जाएगी एल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ इंटू बेस आ गया एच, हाइट आ गई एल, ये हमें दे रखा है एक्स। तो एल हमने निकालना है, तो एल कितना आ जाएगा फिर, टू ऑफ एक्स अपॉन एच। एच हम अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, तो वाई ऊपर चला जाएगा, टू ऑफ एक्स ऑफ वाई अपॉन अंडर ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर। तो ऑप्शन बी सॉरी ए आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, इफ वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज। अब अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया पॉलीगन में, इसमें दो फार्मूले डिस्कस, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं पॉलीगन के, दो फार्मूले। पहला है डायगोनल का, डायगोनल का होता है एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, और इसके अलावा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब हमारे पास इंटरनल एंगल दे रखा है 135,
तो जैसे मान लो आपके पास कोई पॉलीगन है, जैसे आपके ट्रायंगल पॉलीगन है, ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया, ये आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो मतलब कि ये पूरा आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर हमेशा क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो जैसे कि आपका पॉलीगन का इंटीरियर एंगल दे रखा है 135, तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल यहाँ से कितना आ जाएगा, 135 में क्या प्लस करेंगे, 180 हो जाए 45। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 45। अब अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो, ठीक है, तो उसका सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ साइड्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 360 को डिवाइड करेंगे 45 के साथ, तो 45 अट्ठे 360। ठीक है, तो एन कितना आ गया, 8। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 8 आ गई। तो हमने क्या निकालना है, इसका डायगनल। तो डायगनल कितना आ जाएगा, डायगनल्स कितने आ जाएंगे, 8, 8 माइनस 3 अपॉन 2, 2 4 द 8, 4 5 द 20। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइंस। तो 3 स्ट्रेट लाइन आपके पास दे रखी है। तो सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6 7। तो हमें 4 की ज़रूरत है, ठीक है, और 5 की ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन का ग्राफ निकालें। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 4, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 4। सिंपल। तो एक पॉइंट आ गया ये और एक आ गया ये, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो पहली लाइन आ गई ये, ठीक है, पहली लाइन आ गई ये। इसके पॉइंट आ गए मेरे पास 0,4 और इसके पॉइंट आ गए 4,0। इस तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो इन दोनों को प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट 0,5, तो 0,5 आ गया ये। दूसरा पॉइंट है x 10 है y 0 है, तो दूसरा पॉइंट आ गया ये 10,0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये मेरे पास दूसरी लाइन आ गई। और तीसरी हमारे पास दे रखी है y इक्वल टू 0। तो इस पूरी लाइन पर y आपका 0 होता है। ठीक है, तो तीसरी लाइन आ गई ये। अब ट्रायंगल हमने बनानी है, तो इसको मतलब कि हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये ट्रायंगल बनेगी। अब मेरे पास ये आ गया ट्रायंगल का बेस। अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाएगी, दैट इज़ हाइट, तो हम सीधा इसका एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर। बेस यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 और 10 के बीच कितना गैप है, 6 का, तो बेस तो आ गया 6। ठीक है, लेकिन हाइट, हाइट मेरे पास ये कितनी चीज़ आ जाएगी, एक तरीके से ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब क्योंकि इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मीट कर रही है, ठीक है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 4 और एक्स प्लस 2y इजकल टू 10, ये दोनों लाइन मीट कर रही है। अगर इन दोनों को मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो अगर इसको मैं माइनस कर दूँ पहली वाली को, तो ये कट आउट हो जाएगा, 2y माइनस वाई, वाई बच गया, 10 माइनस 4 6, तो यहाँ से y कितना आ गया 6, मतलब हाइट मेरे पास कितनी आ गई 6। तो सिंपल 1/2 बेस 6, हाइट भी 6, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x हमारे पास दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये कुछ लेंथी सा क्वेश्चन था, चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस अंडर ऑफ 3/2। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस अंडर 3/2। ठीक है, इसी तरह से 1 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस अंडर 3/2
इस तरह से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 3 अंडर रूट अपॉन 2। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 2 कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब क्या इस रकम को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ? बताइए। क्योंकि ये मेरे पास 1 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस 3 का, क्योंकि 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अंडर रूट से स्क्वायर और ये कट गया, तो ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, या इस रकम में पुट कर देते हैं। तो मेरे पास 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अब मेरे पास माइनस है जी, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, तो 2 माइनस 1, तो इसको मैं अंडर 3 माइनस 1 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है, नीचे आ गया 2, यहाँ से भी एलसीएम आ जाएगा 2, नीचे आ गया 2, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये आ गया माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट ऑफ 3, ठीक है। और इस तरफ क्या बच गया मेरे पास, 2 माइनस अंडर ऑफ 3 और 3 माइनस अंडर ऑफ 3, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो इसका फार्मूला लग जाएगा जहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र, दैट इज 3 का स्क्र 9, अंडर 3 का स्क्र 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट टर्म के साथ, 3 टू ज़ा 6, और फिर उसके बाद माइनस 2 अंडर ऑफ 3 प्लस 3 अंडर 3, ठीक है, और प्लस 2 3 ज़ा 6 और प्लस 2 अंडर ऑफ 3, इस तरह से प्लस 3 और माइनस का 3 आ जाएगा जी, माइनस 3 अंडर 3, ठीक है। और अंडर 3 को करेंगे तो 3 अंडर कैंसिल, तो 3 बच जाएगा, क्लियर। अब माइनस 2 अंडर 3 इसके साथ कट हो गया, 3 अंडर 3 इसके साथ कट आउट हो गया, बच गया 6 और एक 3 मेरे पास बचना चाहिए था, ये 3 बच गया। और इस तरह से मेरे पास एक टर्म बचनी चाहिए थी यहाँ पे, 2 3 6, तो 3 आ गया, फिर उसके बाद 2, हाँ इसको नहीं किया हमने, अंडर 3 करेंगे तो -3 एक और बचेगा, क्लियर। तो 6 माइनस 3 मेरे पास आ गया 3, और 6 माइनस 3 3 प्लस 3/6, तो 6/6, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था जी, आप चाहे तो स्किप कर सकते थे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, 2 ऑफ एक्स हमें दे रखा है इज इक्वल टू 3 ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 ऑफ माइनस जेड, ठीक है। मतलब कि ये तीनों इक्वल हैं, तो इसको मैं
के इक्वल मान लेता हूँ, तो मतलब कि 2 ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा के इक्वल। क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू के ऑफ 1 ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हो। 3 को के ऑफ 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ, और 6 को के ऑफ माइनस 1 अपॉन जेड लिख सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गया। अब सिंपली फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 टू द 6, और क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। क्लियर। अब 6 की जगह थर्ड इक्वेशन का यूज़ करूँ तो के ऑफ 1 माइनस जेड इज इक्वल टू के ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई आ जाएगा। क्लियर। अब क्योंकि मेरे पास बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी इक्वल, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, अशोक स्पीक्स ट्रुथ इन 70% केसेस एंड बाबूलाल स्पीक्स ट्रुथ 80% केसेस, इन बट परसेंट दे आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो जैसे प्रोबेबिलिटी अशोक की आ जाएगी ट्रुथ बोलने की 75%, और उसकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 25%। ठीक है, इस तरह से बाबूलाल की सच बोलने की परसेंटेज 80%, और बाबूलाल की झूठ बोलने की परसेंटेज आ गई 20%। ठीक है, यहाँ तक समझा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब कि जब अशोक सच बोलेगा तो बाबूलाल झूठ बोलेगा, और जब बाबूलाल सच बोलेगा तो अशोक झूठ बोलेगा। तो मतलब कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए डैश हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज 75% मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस 80% मल्टीप्लाई बाय 25%। तो ये कितना आ जाएगा, ये होता है 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 25 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.20, 75 दूनी 150, तो 0.150 आ गया। ये आ गया 0.80। ठीक है, 0.80 गुना 0.25, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा 350। ठीक है, 350 मतलब कि कितना परसेंट बन रहा है, 35% बन रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई लिखूँ तो साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स डॉट कोस ऑफ एक्स आ रहा है। अब आपको पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, पाई बाय 2 पे होती है 1। ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा जैसे पाई बाय 3 और पाई बाय 6 को अगर मैं पुट करूँ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो जैसे अगर मैं पाई बाय 6 पर साइन होता है 1/2 और पाई बाय 3 में होता है √3/2, बोले कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। और साइन 0 पे 0 होता है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पुट करने पर √3/2 पुट करने पर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे साइन पाई बाय 3 पर होता है √3/2 प्लस √3/2 कोस ऑफ एक्स 1/2, तो √3/2 प्लस √3/4। जैसे √3 की वैल्यू होती है 1.7/2 प्लस 1.7/4, एल्सियम आ जाएगा 4। तो ये हो गया 17 दूनी 34 प्लस 17, ये आ गया फिर 51/4, 4 एकम 4, एक 4 दूनी 8, तो 1.2 समथिंग। तो एक से बड़ी होगी वैल्यू, तो 5/3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स राम, श्याम और मोहन। द चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, मतलब कि राम की प्रोबेबिलिटी
प्रॉब्लम सोल्व करने की है 1/2, और ना करने की कितनी आ जाएगी फिर, 1/2 आ जाएगी वो भी। शाम की प्रोबेबिलिटी सोल्व करने की है 1/3, और ना करने की कितनी आ जाएगी फिर, 4 2/3। इस तरह से मोहन की कितनी है, 1/4, और ना करने की कितनी आ जाएगी मोहन की भी, 3/4। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज द प्रॉब्लम इज सोल्व, कि प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। अगर इन तीनों में से किसी ने भी प्रॉब्लम सोल्व कर दी तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है निकालने का, कि हम पहले निकाल लें प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व। ठीक है, बेस्ट तरीका है, प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व। तो ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, आर डैश इंटरसेक्शन एस डैश इंटरसेक्शन एम डैश, प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो प्रॉब्लम नहीं सोल्व होने के चांस है 1/4, नहीं होने के चांस है 1/4। तो प्रॉब्लम सोल्व होने के चांसेस कितने आ जाएंगे, 1 - 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला है, इफ मूलचंद walk on around circle field at the rate of 4 rounds per hour, रामचंद चलता है 6 राउंड्स पर आवर। मतलब कि जो मूलचंद है वो 1 घंटे में 4 चक्कर लगाता है एक सर्कल के। ठीक है, जहाँ से समझ लो स्टार्ट हुआ, 4 चक्कर पूरे कर लिया। और जो दूसरा है, क्या है, रामचंद, वो 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मतलब कि एक चक्कर ये 15 मिनट में लगा रहा है, और ये एक चक्कर 10 मिनट में लगा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि 10 मिनट बाद राम तो पूरा यहाँ से स्टार्ट करेगा, जहीं पे पहुँच जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मोहन है वो भी पीछे रह जाएगा। मान लो यहाँ पे मोहन रह गया। क्लियर। और इस तरह से 15 मिनट में जब मोहन यहाँ पे पहुँचेगा, राम यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि वो 10 मिनट में पूरा चक्कर कर रहा है, तो अगले 5 मिनट में आधा चक्कर पूरा कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हमें निकालना है कि कब पहली बार वो मिलेंगे। तो ना, ऑप्शन में 10 और 15 तो वैसे भी नहीं दे रखा, तो जैसे 30 मिनट पर अगर हम चेक करें, ठीक है, 30 मिनट में जो मोहन है वो 2 चक्कर लगा लेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा मोहन 30 मिनट में। और जो राम है, ठीक है, राम 30 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगा, और वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे फिर से वो एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर सच दैट इट्स स्पीड्स इंक्रीज एवरी आवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे मान लो आपके पास कोई डिस्टेंस है, पहले घंटे स्पीड थी 40, ठीक है, अगले घंटे स्पीड हो गई 50, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए उसने, 90। इस तरह से अगले घंटे स्पीड हो गई 60, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 150। अगले घंटे में स्पीड हो गई 70, ठीक है, अब उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है 185, कितना, 185। तो केवल 35 किलोमीटर उसको और चलना है। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो 35 चलने के लिए उसको आधा घंटा लगेगा, तो 1 2 3 और आधा घंटा, तो 3.5 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे निखिल सैलरी फॉर 10 डेज एंड प्रवीण सैलरी फॉर 30 डेज। मतलब कि मान लो आपके पास कोई एक्स सैलरी है, जिससे निखिल की 10 दिन की सैलरी आती है और प्रवीण की 30 देर की सैलरी आती है। मतलब कि इन दोनों की रेशो 1/3। मतलब कि जो निखिल की सैलरी है वो 3 गुना ज़्यादा है प्रवीण की सैलरी से। क्लियर। अब मान लो निखिल की अब प्रवीण की सैलरी अगर 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो निखिल की आ जाएगी 300। ठीक है,
तो मतलब कि 10 दिन के लिए निखिल को मिल रहे हैं 3000 और 30 दिन के लिए प्रवीण को मिल रहे हैं 3000। क्लियर। अब हमें निकालना है कि कितने दिन तक 3000 रुपये से इन दोनों की सैलरी निकल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर 13 हम ऑप्शन में देखें, ठीक है, जैसे 13 एक दिन की सैलरी निकल की है 300, 13 दिन की हो जाएगी 13 3 3900। तो ये तो हमारे बजट से ही बाहर हो गया। ठीक है, तो सारे ऑप्शन बजट से बाहर, केवल ये बच गया। 15/2 मतलब कि 7.5 दिन। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। तो 7×3 = 21, 75 225। तो मतलब कि निखिल को मिलेंगे 7.5 दिन के 2225 रुपये और प्रवीण को कितने मिलेंगे 750। तो इसको प्लस करेंगे तो 3000 आ जाए। तो 3000 से 7.5 दिन की सैलरी चलेगी इन दोनों की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, when the price of orange are reduced by 20%, it enable man to buy 20 more orange for ₹40। मतलब कि अगर मैं प्राइस को 20% क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, तो उससे 20 संतरे जो हैं मैं ज़्यादा खरीद पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि 20% की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 संतरे। इस तरह से इसको 5 से गुणा कर दीजिए तो 100% की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 100 संतरे। ठीक है, 100% की वैल्यू 100 संतरे। अब क्वेश्चन में दे रखा है 100% की वैल्यू है 40 रुपये। ठीक है, मतलब 40 रुपये में अब मैं कितने संतरे खरीद रहा हूँ, 100 संतरे खरीद रहा हूँ। अब पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस पर ऑरेंज, तो मतलब कि अब जो एक संतरे का प्राइस है वो कितना हो गया मेरे पास, एक संतरे का प्राइस, एक संतरे का प्राइस कितना है 40 रुपये के 100 संतरे। तो एक संतरे का प्राइस कितना आ जाएगा 40/100, तो 0.40। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 40 पैसे। क्लियर। अगला है, ए कमेटी ऑफ 7 मेंबर हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 men and 4 women। In how many ways this can be done when the committee consists of at most 3 women? At most मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 औरतें हो सकती हैं हमारी कमेटी में, उससे कम भी चलेगा। तो जैसे कि अगर 7 मैन हैं और 0 वुमेन है, एक तो ये केस आ गया, या फिर 6 मैन है और 1 वुमन है, एक ये केस आ गया, या फिर 5 मैन है 2 वुमन है, ये केस आ गया, या फिर 4 मैन है और 3 वुमन है। तो टोटल 4 केस मेरे पास बनेंगे। ठीक है, तो 7 मैन है मतलब कि 9 बंदे हैं, उसमें से 7 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, 0 तो इस तरह से 9 बंदे हैं, उसमें से 6 को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 औरतें हैं, उसमें से 1 को चुनना है। 9 आदमी हैं, 5 को चुनना है, 4 औरतें हैं, 2 को चुनना है, और 9 आदमी हैं, 4 को चुनना है, 4 औरतें हैं, 3 को चुनना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8, आगे 7 तो कट ही जाएगा, है ना। तो 9 - 7 2 प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 6 कट जाएगा फिर से, तो 3 इंटू 2 बच गया जहाँ पे, 4C1 होता है 4। इसी तरह से 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 और 6 तक जाएगा, क्योंकि 5 कट जाएगा फिर, और नीचे आ जाएगा 4 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, 4C2 का क्या आ जाएगा, 4C2 का आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 कट जाएगा और 2 बच जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी सेम, 9 8 7 6 अपॉन 4 3 2, और 4C3 होता है 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ से 9/8/2 9/8/2 कॉमन आ रहा है, तो पहले इसको ही बाहर लिख लेते हैं। अंदर बच गया 1 और ये बच गया 7 चौके 28/3, और ये टर्म कॉमन है। ठीक है,
और अंदर क्या बच जाएगा फिर, यहाँ पे बच जाएगा 4/3 ये 2, 3 2 6 प्लस 4, अंदर बच गया 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, और 4 2 8, 8 कट गया, 3 2 6। ठीक है, तो क्या बचा 9 7 और 14, तो 9 7 63, 63 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 दूनी 12, 126 गुणा 10 आगे 1260। इस तरह से इसको सोल्व करें, 2 चौके 8, 36 अंदर बचे 3, 3 एकम 3, 28 3 31 बटे 3। आप चाहे जैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। 3 दूनी 6, तो 31 गुणा 12 कर लो, 2 6 31, 372 आ गया। इन दोनों को प्लस कर दो, 2 7 6 13, 1632। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला है द अर्थ रिवॉल्व इन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे में वो घूम रही है 360 डिग्री। एक घंटे में कितना घूमेगी भाई, 360 बटे 24, 24 कम 24 कितने बचे, 6 6 12 15, मतलब कि एक घंटे में 15 डिग्री एंगल बन रहा है। अब 4 घंटे में कितना बनेगा फिर, 4 गुणा 15 60 डिग्री, तो ये बन गया। अब 12 मिनट में कितना बनेगा, एक घंटे में 15, मतलब कि 60 मिनट में मेरे पास कितना एंगल बन रहा है, 15 डिग्री। एक मिनट में कितना बनेगा फिर, 15/60। ठीक है, और 12 मिनट में कितना बनेगा, गुणा 12 कर दो, 15 चौके 60, 4 3 12, तो 12 मिनट में कितना बनेगा, 3 डिग्री, तो 63। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है साइन π/2 साइन 2π/9। इसको सोल्व करके अगर मैं लिखूं, साइन 180/9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 20, फिर साइन 40, साइन 60, साइन 80। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका एक शॉर्टकट है सोल्व करने का। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या कहता है कि आपको लिख लेना है 1/4। क्या लिख लेना है, 1/4 इनटू, अगर यहाँ पे साइन दे रखा है तो साइन, अगर कोस दे रखा है तो कोस, टेन दे रखा है तो टेन लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, किससे, मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3, किससे, मल्टीप्लाई बाय 3। अब उसके बाद सबसे छोटा एंगल इसमें देखना है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री और इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4। साइन 60 कितना होता है, अंडरूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3.416, 3/16। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 centimeters intersect two distinct point and their centers are 4 centimeter apart। मान लो आपके पास कोई सर्कल है 5 सेंटीमीटर का और एक दूसरा है 3 सेंटीमीटर का, उनके सेंटर कितने दूर हैं एक दूसरे से, 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, अब इसका रेडियस हमें दे रखा है 5 और इसका रेडियस हमें दे रखा है 3। लेंथ ऑफ कॉमन कोड, तो इन दोनों की कॉमन कोड ये वाली चीज़ आ जाएगी, दैट इज, इसको ए भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज हाइट। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर लूँ तो बेस तो मुझे पहले से पता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। अगर एरिया पता हो मुझे तो यहाँ से मैं हाइट आसानी से निकाल सकता हूँ, बेस मुझे पता है। तो मेरे पास 3 साइडें दे रखी हैं, तो सिंपल इसमें हीरोइंस फार्मूला यूज़ कर देते हैं। ठीक है, हीरोइंस फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले एस निकाल लो। एस होता है सेमी पैरामीटर, दैट इज 5 + 4 + 3/2, 5 4 9, 9 3 12 बटे 2, 6 रह गया। हीरोइन फार्मूला क्या कहता है, एस, एस माइनस ए दैट इज एस माइनस 5, एस माइनस 4 और एस माइनस सी, मतलब कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा, 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, तो 6 और 6 पेयर बन गए, तो बाहर आ गया 6। तो मेरे पास एरिया कितना आ गया, 6। तो सिंपली यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 1/2। बेस मेरे पास कितना है इसका, बेस है 4, हाइट मुझे निकालनी है, 2 2 4, हाइट आ गई 3, हाइट कितनी आ गई 3, तो ये 3 आ गई। इस तरह से नीचे भी कितनी आ जाएगी 3, तो लेंथ ऑफ कोट कितनी हो जाएगी 3 + 3 6। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट हम एक बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं रीजनिंग का। तो ये आपके पास डायग्राम दे रखी थी और आपको बताना था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सिंपल है, अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ तो कितना आएगा 14, और +4 करूँ तो बन जाएगा 18। तो हमें देखना है चेक करके, यही पैटर्न आगे बन रहा है। तो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 +4 40, बन गया सेम पैटर्न। तो इस तरह से मतलब कि 40 को गुणा 2 से करेंगे तो 80 +4 बन गया 84। आगे भी चेक कर सकते हैं आप, 84 को मल्टीप्लाई करो अगर 2 के साथ, 2 4 द 8, 68 +4 तो 172। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आईक्यू डॉट्स।